हेलो दोस्तों, हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे कि भारत में लोक चित्रकारी अर्थात लोगों के द्वारा बनाए गए चित्र जो कि स्थानीय स्तर पे बनाए जाते हैं। ठीक है। इससे पहले हमने राजकीय चित्रकारियों के बारे में चर्चा की है अन्य वीडियो में, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया वो वीडियो देखें, जिसमें हमने विभिन्न भारतीय क्षेत्रों में जो राजा महाराजा हुए उनके अंतर्गत जो चित्रकारी थे तो उनके बारे में चर्चा की थी। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि लोक कलाओं अर्थात लोगों के बीच में क्या प्रचलन में थे इस समय। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है मधुबनी चित्रकला। ठीक है। यह बिहार वाले क्षेत्र में, गंगा की तराई वाले क्षेत्र में मधुबनी जो क्षेत्र है उसके आसपास में यह कला देखी जाती है। ठीक है। नेपाल के तराई में, और अन्य नाम इसका इसे मिथिला चित्रकारी भी कहा जाता है। मिथिला चित्रकारी। ठीक है। विषय इसके हिंदू धार्मिक रूपांकन अर्थात जो हिंदू धर्म में देवी देवताओं के बारे में जो वर्णन किया जाता है तो उनका ज़्यादातर यहाँ पे चित्रकारी में उसको ढालने का प्रयास किया जाता है। ठीक। अंतराल पूरा करने के लिए प्राकृति जो होता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं पेड़ पत्तियों का। ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे एक पक्षी का, तो ये प्राकृतिक जो चीज़ें होती है उनका यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। मुख्य जो पात्र हैं यहाँ पे ये मुख्य पात्र देख सकते हैं, परंतु जो अंतराल है बीच बीच में यहाँ पर, ठीक है, इनके बीच में यहाँ पर, तो इन क्षेत्रों में यहाँ पे प्राकृतिक चीज़ों को पूरित कर दिया जाता है। ठीक है। इस चीज़ को बनाने के लिए मधुबनी चित्रकला को सबसे पहले गोबर और मिट्टी का लेपन करके उसे सूखने दिया जाता है। फिर उसके ऊपर जो चावल की लेई होती है, जो सफ़ेद चावल का जो आटा होता है, उसको अगर थोड़ा पानी डाल के उसे गीला कर दिया जाए तो इस प्रकार की जो लेई होती है उसके द्वारा उसका जो रूपरेखा तैयार किया जाता है, और उसके अंदर जो रंग भरे जाते हैं तो वो रंग जो होते हैं वनस्पति से निर्मित होते हैं। तो इस प्रकार से यह मधुबनी चित्रकला है की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अधिकतर यहाँ पे द्विआयामी चित्र है। द्विआयामी अर्थात 2 डायमेंशनल जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। तो द्विआयामी क्योंकि यहाँ पे छाया चित्र का प्रभाव नहीं है, इनकी छाया नहीं दिखाई गई है, तो इसीलिए यह द्विआयामी होता है। ठीक है। और दोहरी पंक्ति का किनारा, आप थोड़ा यहाँ पे देखिए चित्र में, हम देखते हैं थोड़ा। दोहरी पंक्ति का किनारा अर्थात ये यहाँ पर एक पंक्ति यहाँ पर दे दिया, इसके नीचे और एक पंक्ति दे दिया, तो इस प्रकार से दोहरी पंक्तियों का किनारा है, इनकी विशेषता है इस चित्रकला की। ठीक है। गहरे रंगों का प्रयोग है, जैसे नीला रंग देख सकते हैं आप, इसके अलावा हरा रंग, एक गहरे रंग होते हैं। ठीक है। हर कलर आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी गहरे का प्रयोग किया गया है। अलंकरण है, देखिए यहाँ पे जो पात्र हैं उनको कितना ज़्यादा अलंकृत किया गया है, इन पे जो इनके आभूषण हैं। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इनके जो कपड़े हैं इनको भी अलंकरण काफ़ी मात्रा में किया गया है। पुष्पित पैटर्न है यहाँ पर, देखिए आप, ये जो पेड़ पंक्तियाँ हैं, इसके अलावा जो बाउंड्री में भी यहाँ पे जो प्राकृतिक जो चीज़ें हैं उनका उपयोग किया गया। ठीक है। और अतिरंजित मुख मुद्रा है। अतिरंजित मुख मुद्रा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 3 पात्र हैं यहाँ पर, तो तीनों के आप चेहरे पे गौर कीजिए, तो इस प्रकार से इनको दर्शाया गया है कि अतिरंजित यानी कि कुछ ज़्यादा ही प्रतीत होता है, एक दूसरे को जैसे देख रहे हैं तो ज़्यादा ही मात्रा में ऐसा लगता है कि एक दूसरे को घूर के देख रहे हो इस प्रकार से। ठीक है। तो यह एक अतिरंजित मुख मुद्रा का भी प्रदर्शन करता है। इसका जो चित्रकारी है मूल अगर देखें तो यह रामायण काल से चला आ रहा है। ठीक है। और रामायण में जब राम सीता आपने सुना होगा रामायण में कि राम और सीता के जो विवाह होता है, तो उस विवाह के समय मिथिला के जो राजा थे, ठीक है, उनके द्वारा अपने प्रजाजनों को यह आदेश दिया जाता है कि इस उत्सव में या इस राम सीता के विवाह के समय प्रत्येक जो नागरिक है उनके देश का, वह अपने घरों के सामने एक प्रकार की चित्रकारी करे। तो वहीं से यह इसका जो है रामायण काल से इसका मूल चला आ रहा है, और उसी चित्रकारी को आगे बढ़ाते हुए मधुबनी क्षेत्र में आजकल भी चल रहा है। ठीक है। और अधिकतर ये जो चित्रकारी अधिकतर महिलाओं के द्वारा ही की जाती है, पुरुषों का कम योगदान है। ठीक है। और इसे चर्चा में कब आया है मधुबनी चित्र जो है, 1970 में जब राष्ट्रपति द्वारा जितवारपुर गांव की जगदम्बा देवी को जब पुरस्कृत किया गया इस पर्टिकुलर चित्रकला के लिए, तब से यह ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। अन्य चित्रकार देखें तो बुआ देवी है, भाती दयाल है, गंगा देवी और सीता देवी, तो ये अन्य कलाकार हैं। ठीक। और इसे जीआई टैग जिसे भौगोलिक संकेतक कहा जाता है, तो इसका भी दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट देखते हैं पट्टचित्र। पट्टचित्र आप यहाँ चित्र में भी देख सकते हैं। ठीक है। तो पट्ट का अर्थ होता है संस्कृत शब्द है पट्ट, जिसका अर्थ होता है कैनवास या कपड़ा। ठीक है। तो ये जो है अधिकतर ये जो चित्रकारी है कपड़े के ऊपर ही की जाती है। और चित्र
ठीक है। तो ये इस प्रकार से पट्टचित्र, कपड़े के ऊपर जो चित्रकारी की जाती है वो पट्टचित्र कहलाता है। इसमें शास्त्रीय और लोक तत्व का मिलन होता है। ठीक है, शास्त्रीय आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनका जो भाव भंगिमाएँ हैं, नृत्य की भाव भंगिमाएँ दर्शाई गई है, और लोक कला यहाँ पे लोगों के द्वारा ये बनाया गया है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे संयोग देखने को मिलता है, और लेकिन इसमें लोक कला अधिक है। लोक कला अधिक किस लिए? क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं लोगों के द्वारा जो अपने भाव जो है, उनके विचार हैं, उनके भाव हैं, उनको दर्शाने के लिए यह चित्रकारी की गई है। पेंसिल और चारकोल का प्रयोग कतई नहीं किया जाता, केवल प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे चारकोल, जैसे कि काजल हो गया। ठीक है, उसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो भी प्राकृतिक रंग प्राप्त होते हैं तो उन्हीं का प्रयोग ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। इसके विषय देखें तो जगन्नाथ जो उड़ीसा के प्रमुख देव भी हैं। ठीक है, इसके अलावा वैष्णव मत, शक्ति मत और शिव मत, तो इनका भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इनके बारे में चित्रकारी की जाती है। अगर देखें पट्टचित्र में तो जो उड़ीसा का रघुराजपुर है, ठीक है, रघुराजपुर एक स्थान का नाम है, तो वह काफ़ी प्रमुख है। यहाँ पे खजूर के पत्तियों पे भी चित्रकारी की गई है पट्टचित्र में। यह काफ़ी पुरानी चित्रकारी कला है। तो पहले कपड़े नहीं हुआ करते थे, वस्त्र, तो इसलिए पहले खजूर के पत्तियों पे भी कई बार मतलब चित्रकारी की गई। ठीक है, वैसे तो पट्टचित्र कपड़े के ऊपर ही किया जाता है, परंतु खजूर के पत्तियों के ऊपर अगर किया जाए तो उसे ताल पट्टचित्र कहा जाता है। ठीक है, अर्थात खजूर के पट्टी के ऊपर जो चित्र बनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं पटुआ कला। यहाँ पे आप देख सकते हैं पटुआ कला का उदाहरण दिया गया। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल की कला है और 1000 वर्ष पुरानी कला है। ठीक है, मंगल काव्य और कहानी इसके मुख्य विषय हैं। मंगल काव्य क्या होता है? एक इस प्रकार से गीत का संकलन होता है जिसे लोगों द्वारा गाया जाता है, विभिन्न लोगों के द्वारा उसका अनेक क्षेत्रों में प्रचार किया जाता है। तो ठीक है, और जो महाकाव्य वगैरह की कहानी है देवी देवताओं की, तो इस प्रकार से इसका एक विषय है कि इन्हीं चीज़ों पर ज़्यादातर मात्रा में चित्रकारी की जाती है। ठीक है, परंपरागत रूप से जो कपड़े होते हैं उन पर धार्मिक कहानियाँ लिखी जाती है, जैसे कि हमने चर्चा की अभी, धार्मिक कहानी देवी देवताओं से संबंधित हो सकती है। वर्तमान में लेकिन अगर देखें तो यह कागज़ पर किया जा रहा है। ठीक है, पहले तो यह कपड़े पे किया जाता था, परंतु वर्तमान में कागज़ पे किया जा रहा है, और इसका विषय भी बदल गया धीरे धीरे। राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को दर्शाने के लिए भी ये चित्रकारी अब की जाती है। वैसे पहले ज़्यादातर मात्रा में धार्मिक तौर पर ही की जाती थी। अगर मुख्य स्थान देखें पटुआ कला के पश्चिम बंगाल के अंतर्गत, तो मिदनापुर ये जिला है। ठीक है, उत्तर और दक्षिण 24 परगना ये भी प्रमुख जिला है, और बीरभूम, तो ये प्रमुख जो जिले हैं पश्चिम बंगाल के, वहाँ पे पटुआ कला अभी भी प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कालीघाट। ये भी पश्चिम बंगाल के अंतर्गत ही आती है कालीघाट की चित्रकारी। आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं। तो 19वीं शताब्दी में जब अंग्रेजों का भारत पर अधिकार था, तो उसी समय कलकत्ता के बदलते शहरी समाज का उत्पाद है, अर्थात जैसे जैसे अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पे अपना आधिपत्य जमाया गया और धीरे धीरे सांस्कृतिक या आर्थिक दोनों तरह से शोषण किया गया, तो लोगों के बीच में भी एक प्रकार का असंतोष उभरा। ठीक है, तो उन्होंने उस चीज़ के लिए अपना मतलब उसे कलात्मक अभिव्यक्ति दी अंग्रेजों के विरुद्ध, और विभिन्न प्रकार के चित्रकारियों भी की, जिसके अंतर्गत कालीघाटी चित्रकला काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ठीक है, तो इसमें विषय भी बदलते गए धीरे धीरे, और अंग्रेजों के विरुद्ध भी कुछ कुछ यहाँ पे प्रयास किए गए। तो मूल विषय हिंदू धर्म का था। ठीक है, अर्थात हिंदू धर्म में जो देवी देवता हैं उनका चित्रण करना। वर्तमान में लेकिन अगर देखें तो सामाजिक भावना की अभिव्यक्ति पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अगर वर्तमान में जो कालीघाट चित्रकारी है वह सामाजिक भावना को दर्शाता है, अर्थात समाज में किस प्रकार से कार्य चल रहे हैं, किस प्रकार से बदलाव होना चाहिए, ये सारी चीज़ें अब इन कालीघाट की चित्रकारी के द्वारा जो चित्रकार है वह दर्शाने का प्रयास करता है। ठीक है, देश में पहली बार अगर देखें तो यह ऐसा पहला समय था जब अंग्रेजों के समय यह जो चित्रकला उभरी, तो ऐसा पहला समय था कि अधीनस्थ वर्ग, जो कि काफ़ी दबे कुचले वर्ग जिसे कहा जाता था, तो उनके जो भावनाओं को व्यक्त करने के लिए चित्रकारी की गई। ठीक है, इससे पहले जो चित्रकारी होती थी वह बड़े वर्गों में और उन लोगों के द्वारा एक शौक के रूप में चित्रकारी की जाती थी, परंतु यह पहली बार ऐसा हुआ कि अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते हुए अधीनस्थ वर्ग की जो भावना होती है तो उनको व्यक्त करने के लिए चित्रकारी की गई, और ग्राहक को भी प्रत्यक्ष रूप से संबोधित करने के लिए की गई, क्योंकि इस समय अंग्रेजों के समय में हर चीज़ का व्यापार शुरू हो गया था। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा जो चित्रकारी होती थी उन्हें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खरीद बिक्री भी की जाती थी। ठीक है, तो इसीलिए एक ग्राहक के तौर पे भी इन्हें चित्रकारी के द्वारा सराहा गया। कागज़ पर जो है इस चित्रकारी को करने के लिए बछड़ा होता है। ठीक है, गाय का बछड़ा है, यह गिलहरी के पूँछ का बाल है।
तो इस प्रकार से जो नरम रोएदार बाल हैं उनके ब्रश का प्रयोग चित्रकारी के लिए किया जाता था। इसके अलावा जल रंग अर्थात जो हल्का हल्का रंग हो तो इस प्रकार का रंग का भी उपयोग किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पैटकार चित्रकारी। आप यहाँ पे देख सकते हैं पैटकार चित्रकारी ये झारखंड की आदिवासी कला है। ठीक है, आदिवासी मुख्य रूप से इस कला से संलग्न है और ये इनका सांस्कृतिक संबंध है माँ मनसा देवी। माँ मनसा देवी बंगाल और जो झारखंड वाले क्षेत्र में है काफ़ी प्रमुख देवी है। ठीक है, उनकी कुल देवी भी है ये आदिवासियों की। तो इसका विषय देखें तो मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है, अर्थात जो जन्म मरण का जो चक्र है वह किस प्रकार चलते रहता है, किस प्रकार मनुष्य इसमें फंसता है और किस प्रकार इससे मुक्ति पा सकता है, इन सारी चीज़ों को पैटकार चित्रकारी में दर्शाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कलमकारी चित्रकारी। तो ये यहाँ पे चित्र देख सकते हैं आप, ये जो दिखाया गया है ये भी आंध्र प्रदेश की कला है। ठीक है, कलमकारी चित्रकारी, तो इसमें मुख्य रूप से कलम अर्थात एक प्रकार का कलम, ठीक है, जिसके द्वारा लेखनी किया जाता है। तो नुकीले नोक वाली जो बाँस की लेखनी होती थी उसके द्वारा, ठीक है, इस चित्रकला इसको किया जाता था, इसलिए इसका नाम भी कलमकारी पड़ गया। और जो रंग होते थे तो प्राकृतिक रंग के द्वारा जो नुकीले नोक वाले बाँस की लेखनी होती थी उसके द्वारा सूती वस्त्र पे यहाँ पे चित्रकारी की जाती थी। आप ये देख सकते हैं ये जो चित्रकारी की गई है, थोड़ा जूम करें। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे ये लेखनी के द्वारा बनाई गई है, एक प्रकार के वस्त्र पे लेखनी के द्वारा प्राकृतिक रंगों से यहाँ पे बनाया गया। ठीक है, इसका केंद्र देखें तो आंध्र प्रदेश के अंदर ही दो क्षेत्रों में यह काफ़ी प्रसिद्ध है। जैसे पहला है श्रीकालाहस्ती, यहाँ पे सुंदर पर्दों के ऊपर इस प्रकार की जो चित्रकारी है की जाती है। ठीक है, इसमें हिंदू पौराणिक गाथा से प्रेरित होते हैं, अर्थात जो हिंदुज़्म में जिस प्रकार से देवी देवताओं की कहानियाँ हैं या देवी देवताओं का पूरा रूप है तो उस प्रकार उनको दर्शाने का प्रयास किया जाता है। परंतु दूसरा जो केंद्र है मछलीपट्टनम, उसमें प्राकृतिक अभिकल्पना की जाती है, अर्थात प्रकृति से, ये आप ये जो चित्र देख पा रहे हैं यह मछलीपट्टनम से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें प्राकृतिक चीज़ें दिखाई गई है, पेड़ पौधे, हाथी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दो प्रकार हैं कलमकारी चित्रकला के। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है वर्ली चित्रकारी। आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं वर्ली चित्रकारी, यह जो महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे ये ज़्यादा मात्रा में प्रचलित है। ठीक है, तो वर्ली जो चित्रकारी है वो भीमबेटका के जो प्रागैतिहासिक काल के जो भित्ति चित्र हैं, आप हमने चर्चा की थी इससे पहले भीमबेटका के बारे में। ठीक है, और वहाँ की चित्रकारी के बारे में भी चर्चा की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो कृपया वो भी वीडियो देख लें, जिससे आपको एक ज्ञान प्राप्त हो इसके बारे में भी। तो जो भीमबेटका की हमने वहाँ जो चर्चा की थी, उनकी चित्रकारियों के बारे में चर्चा की थी, तो उसी प्रकार की चित्रकारी वर्ली चित्रकारी में भी हमको देखने को मिलता है। यहाँ पे जो आप चित्र देख पा रहे हैं, ठीक है, चलिए ठीक है, हम थोड़ा ये चर्चा कर लें कि यहाँ पे जो चित्र आप देख पा रहे हैं तो इसी प्रकार के जो चित्र हैं ये भीमबेटका के जो ऐतिहासिक गुफाओं में बने हुए हैं। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल के, वो जो पाषाण, पूरा पाषाण, इस प्रकार के काल के चित्र बने हुए हैं, तो उनसे भी संबंधित है वर्ली चित्रकारी। यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो कर्मकांड चित्रकलाओं का केंद्रीय मूल भाव है चौखट। ठीक है, चौखट या चौक। तो ये चौखट या चौक का क्या होता है, मकान या घर के जैसे सामने हम कमरे मतलब जैसे ही प्रवेश करते हैं तो वो चौखट कहलाता है। तो इसी प्रकार के चौकोर डिब्बे या चौकोर क्षेत्र में ये चित्रकारी की जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो चौखट या चौकोर है तो यह इसका मूल विषय है। और इसमें आप देखें कि किसी भी चीज़ को दर्शाने के लिए यहाँ पे केवल त्रिभुज, वर्गाकार, गोलाकार और आयताकार, ये इस प्रकार की कलाकृति। यहाँ पे आप मान लीजिए एक मनुष्य के भी चित्र को देखें, एक पर्टिकुलर एक मनुष्य के चित्र देखें, तो यहाँ पे पहले तो त्रिभुज का प्रयोग कर दिया गया, फिर वृत्त का प्रयोग कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आयत निकाल दिया गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक ज्यामितीय संरचना भी इनकी देखी जा सकती है कि ये हर चीज़ को किसी न किसी ज्यामितीय संरचना में दर्शाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये प्राकृतिक रूप से भी जुड़ जाता है, जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, तो इन सभी से भी ये जो चित्रकारी है जुड़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आप, इसी में देखें तो ये जो यहाँ पे जो चित्र बनाए गए, ठीक है, तो देवी का अगर चित्र हमें दिखाना है तो देवी के रूप में प्रमुख रूप से पलघटा, जो कि उर्वरता की देवी है, उसको दिखाया गया है। इसके अलावा पुरुष देवता को अगर दिखाना है तो मानव रूप में जो मानव रूप धारण की आत्मा होते हैं, ठीक है, एक प्रकार का जो देवता को दिखाने का, उसको अलौकिक शक्ति के रूप में दिखाने का यहाँ पे प्रयास ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, तो अब बनाने का तरीका देखते हैं। पहले मिट्टी और गोबर से लेपन कर दिया एक क्षेत्र में, ठीक है, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में जहाँ पे हमें चित्रकारी करनी है,
और उसके ऊपर जो गोंद और चावल, चावल तो एक सफ़ेद रंग देता है, आप यहाँ देख सकते हैं जो चित्रकारी सफ़ेद रंग से ही की गई है, ठीक है। गोबर और मिट्टी यहाँ पे गेरुआ रंग देते हैं। तो इस प्रकार से उनके ऊपर यह लेपन करने के बाद उसके ऊपर चित्रकारी की जाती है। चावल एक सफ़ेद रंग देता है और जो गोंद होता है, तो गोंद के द्वारा ये जो चित्रकारी है वो काफ़ी लंबे समय तक टिकी रहती है। तो ये इसका प्रमुख प्रयोजन है गोंद और चावल को मिलाने का, ठीक है। तो इस रंजक से ही चित्रकारी की जाती है। लेकिन अगर वर्तमान में देखें तो कपड़े पर लाल या काली या पृष्ठभूमि बनाई जाती है, ठीक है, कपड़े को रंग करके, और उस पर सफ़ेद पोस्टर रंगों के द्वारा यहाँ पर जो चित्रकारी की जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लाल पृष्ठभूमि है, तो इसके ऊपर ये जो सफ़ेद पोस्टर रंगों के द्वारा ये चित्र बनाए गए हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट देखते हैं आप थांका चित्रकला। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मुख्य रूप से देखें तो सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। और ये जो थांका चित्रकला ये बौद्ध धर्म से प्रेरित है, अर्थात बुद्ध की जीवन, बोधिसत्व और बुद्ध के जो भी मान लीजिए उनके अनुयायी वगैरह, उन सभी चीज़ों को दर्शाने का ये थांका चित्रकला में प्रयास किया जाता है। इसको बनाने का तरीका है सूती कैनवास पर प्राकृतिक और खनिज रंगों से इसे बनाया जाता है, ठीक है। सूती वस्त्र का कैनवास बनाया, एक चौखट कपड़ा लिया, उसके ऊपर प्राकृतिक रंग या खनिज रंगों के द्वारा बुद्ध की जीवन संबंधी संरचनाएं उकेर दी, जैसे आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे रंगों का भी बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग देखने को मिलता है। हर एक रंग का अपना महत्व है। जैसे कि लाल रंग जो है मनोभाव की तीव्रता दिखाता है, चाहे वह क्रोध हो, शांति हो, किसी भी क्षेत्र में अगर आपकी उस क्षेत्र में जैसे क्रोध हो गया तो क्रोध एक प्रकार का आप धीमा क्रोधित हैं या थोड़ा कम क्रोधित हैं, वो बात अलग हो गया। लेकिन अगर आप में तीव्रता है तो उसे लाल रंग के द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। स्वर्णिम रंग जो है जीवन और आत्मा को दर्शाता है, बुद्ध से संबंधित यहाँ पे देख सकते हैं आप जीवन चक्र को दर्शाया जाता है, ठीक है। श्वेत जो रंग है वह शांति काल को दर्शाता है, अर्थात सारे जो शांत हैं, सभी चीज़ें अच्छे से चल रही इस प्रकार से। और काला रंग जो है क्रोध को दर्शाता है, अर्थात बहुत ज़्यादा क्रोधित होने पे काला रंग इस प्रकार से दर्शाया जाता है कि ये क्रोधित है। हरा रंग चेतना को दर्शाता है, मनुष्य की जो चेतना होती है, अंतरात्मा होती है उसकी, उसको दिखाता है, ठीक है। पीला रंग यहाँ पे करुणा अर्थात दया भाव को दर्शाता है। तो ये रंगों का जो थांका चित्रकला है काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इन चित्रों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। थांका चित्रकला के 3 भाग हैं। पहला तो है बुद्ध के जन्म और बुद्धत्व से प्राप्ति, जैसे कि हमने चर्चा की इससे पहले कि बुद्ध के जीवन और उसके जीवन चक्र के बारे में बताया गया है, उनके बोधिसत्व के बारे में बताया गया। तो पहले भाग में इन्हीं को रखा गया कि बुद्ध के जीवन और उसके बुद्धत्व की प्राप्ति को, ठीक है। दूसरे में जीवन और मृत्यु के विषय में बताया गया है कि जीवन का चक्र किस प्रकार चलता है, जरा मरण या जन्म मृत्यु किस प्रकार से गति करती है, मनुष्य किस प्रकार से जन्म लेकर आगे बढ़ के किस प्रकार मृत्यु को प्राप्त होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसको भी एक प्रकार के चित्रकारी में पिरोना का कार्य किया गया है, तो इसे हम दूसरे भाग में रखते हैं। तीसरे भाग में हम देवताओं को समर्पण या ध्यान को दर्शाया, जैसे बुद्ध अगर मान लीजिए कि ध्यान की अवस्था में, तो ये जो चीज़ें हैं ये एक अलग प्रकार की चित्रकारी बनाती है, तीसरे प्रकार का, ठीक है। इसलिए इसको हम तीसरे भाग में रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मंजूषा चित्रकारी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बिहार के भागलपुर वाले क्षेत्र में है, ठीक है। और इसको अंगिका कला या सर्प चित्रकला के भी नाम से जाना था। अंगिका कला इसलिए क्योंकि पहले बिहार के समय में हम महाजनपद काल में इतिहास में हमने अध्ययन किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो कृपया इतिहास पे कभी वीडियो देख लें, ठीक है। तो हमने वहाँ पे चर्चा की थी महाजनपदों के बारे में, जिसमें अंग भी एक महाजनपद रहता है और काफ़ी महत्वपूर्ण महाजनपद था, ठीक है। तो अंग महाजनपद के नाम से ही इसको अंगिका कला भी कहते हैं, क्योंकि उस क्षेत्र में ज़्यादा इसका उपयोग किया गया है, वहीं पे इसका जन्म हुआ, ठीक है। और सर्प चित्रकला इसलिए क्योंकि हर चित्र में यहाँ पे किसी न किसी रूप में, चाहे उसके किनारों में हो, चाहे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मुख्य पात्र है उसके साइड में यहाँ पे सर्प दिखाए गए, इसलिए इसे सर्प चित्रकला कहा जाता है, ठीक है। ये अधिकतर जो चित्रकला हैं यह जूट और कागज़ के डिब्बों पे ज़्यादातर बनाए जाते हैं। जूट इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल जो बिहार के पास में ही है और वहाँ से जूट का उत्पादन होता है, और उनके जो डिब्बे होते हैं पैकिंग के, ठीक है, तो उनके ऊपर ये चित्रकला की जाती है। नेक्स्ट है फड़ चित्रकला। अब आप यहाँ पे देखिए, थोड़ा जूम करके देखते हैं, ठीक है। ये है फड़ चित्रकला, ये राजस्थान की कला है। थोड़ा ऐसा देख लीजिए, है ना। ये सारी जो चीज़ें हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं रावण के मरण के बारे में दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पे ये 2 लोग इसे मार रहे हैं। यहाँ पे धार्मिक ज़्यादातर दिखाया गया है, ठीक है, हनुमान जी, और ये विभिन्न देवताओं के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है, सारी चीज़ों को दिखाया गया है। तो लपेटे जाने वाले कपड़े पे फड़ चित्रकला
बनाई जाती है। लपेटे जाने वाले कैसा, अगर आपने इतना लंबा, जैसे ये देखिए इतना लंबा है, इसे 2-4 फोल्ड कर दीजिए तो ये लपेटा के एक प्रकार से लपेटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा आकार, ठीक है। और इसके विषय धार्मिक हैं, जैसे हमने चर्चा की, यहाँ पे हर चित्र में देखें तो किसी न किसी भगवान को दर्शाया गया है। और जो चित्र होते थे 15 से 30 फीट अगर जो लंबाई के एक वस्त्र में इनको बनाया जाता था, ठीक है। फड़, जिसे फड़ कहा जाता था। और मानव आकृति की आंखें बड़ी बड़ी, जैसे आप यहाँ पे देखिए इस केंद्र में इसको देखिए तो इसकी आंखें कितनी बड़ी दिखाई गई है चेहरे की तुलना में, ठीक है। चेहरा गोल और खुशहाली का वर्णन दिखाया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देखें आंखें बड़ी बड़ी हैं, चेहरा गोल भी दिखाया गया है, ठीक है। और काफ़ी प्रसन्न चित्र दिखाई दे रहे हैं। हर चित्रकला में आप यहाँ पे देखेंगे लोग प्रसन्न चित्र ही आपको दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से ये, ठीक है, फड़ चित्रकला। नेक्स्ट है चेरियाल, जिसे लपेटन स्क्रॉल चित्रकला भी कहा जाता है। तो देखते हैं, ये है, ठीक है। ये चित्रकला जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यह है चेरियाल या लपेटन स्क्रॉल चित्रकलाएँ, ठीक है। तो ये तेलंगाना की देशज कला, अर्थात जो आंध्र प्रदेश से जो अलग होकर एक राज्य बना है तेलंगाना 2014 में, तो उसी क्षेत्र में यह प्रमुख रूप से यह चित्रकारी प्रसिद्ध है, ठीक है। नक्काशी कला का भी प्रकार ही है। नक्काशी कला क्या होता है, नक्काशी क्या होता है, सबसे पहले हम ये चर्चा करें तो नक्काशी किसी भी पत्थर की मूर्तियों के ऊपर जब हम उस पर किसी भी प्रकार के उस पर अलंकरण उभारना है या किसी भी प्रकार के उनके किसी भी अंगों को उभारना है तो वहाँ पे नक्काशी की जाती है, अर्थात उनको धीरे धीरे करके स्क्रैच कर करके एक प्रकार का उन्हें आकार दिया जाता है। तो इसी प्रकार का यह नक्काशी कला का भी एक प्रकार है, चेरियाल लपेटन या स्क्रॉल चित्रकलाएँ, ठीक है। इसका भी विषय हिंदू महाकाव्य और पौराणिक कथाएँ हैं, ठीक है। विशाल आकार है इसका, कम से कम 45 फीट ऊंचाई, इतना ऊंचे यहाँ पे इनका जो चेरियाल लपेटन स्क्रॉल। लपेटन से तात्पर्य क्या होता है, हमने इससे पहले भी चर्चा की थी। इसे आप फोल्ड कर सकते हैं, तो एक प्रकार से आप बनाना स्टार्ट कीजिए यहाँ से, ठीक है, और बनाते जाइए नीचे तक, जहाँ तक आपको लगे बनाते जाइए, और आप उसे लपेट करके बाद में वापस भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार की जो कला है यह भी यही लपेटन कला है। तो इसीलिए इसका आकार 45 फीट तक भी हो सकता है और उसे लपेट कर छोटा भी रख सकते हैं। इसे भी जीआई टैग का दर्जा मिल गया 2007 में, ठीक है। भौगोलिक संकेतक का इसे भी दर्जा प्राप्त हुआ 2007 में। नेक्स्ट देखते हैं पिथौरा चित्रकला। आप यहाँ पे चित्रकला देख सकते हैं, पिथौरा चित्रकला। ये गुजरात मध्य प्रदेश के आदिवासी जो भील समुदाय है उनके द्वारा ये चित्रकला ज़्यादा मात्रा में की जाती है। इसका भी विषय धार्मिक और आध्यात्मिक दिखाया गया है, ठीक है। अगर हम देखें कि ये चित्रकला बनाने के लिए या चित्रकार बनाने का एक समय, उपयुक्त समय किस प्रकार से, जब किसी अवसर पे, जैसे किसी पारिवारिक अगर खुशी का माहौल है तो इस समय में घरों की दीवारों पे यह मुख्य रूप से रस्म के रूप में ये चित्रकारी बनाई जाती है, ठीक है। और आप यहाँ देख सकते हैं मुख्य रूप से पशु को दर्शाया गया है, जिसमें घोड़े ही ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मुख्य यह भी एक प्रकार का आप ये विशेषता मान सकते हैं कि यहाँ पे ज़्यादातर मात्रा में घोड़े को ही दिखाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सौरा चित्रकला। तो ये रहा सौरा चित्रकला का उदाहरण, थोड़ा आप देख सकते हैं जूम करके ना। तो ये भी उड़ीसा वाले क्षेत्र से अंतर्गत है और सौरा जनजाति के द्वारा यह चित्रकला की जाती है। यह मुख्य रूप से भित्ति चित्र है, जैसे हमने इससे पहले के जो यहाँ पे हमने पिथौरा चित्रकला देखी, यह भी भित्ति चित्र है, ठीक है। और ये जो चित्रकला है यह भी मुख्य रूप से भित्ति चित्र है। इसको अन्य नाम इटालोन या आइकॉन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और पृष्ठभूमि लाल या पीले पृष्ठभूमि पे सफ़ेद रंग से चित्रकारी, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं सफ़ेद रंग से चित्रकारी की गई है, ठीक है। यहाँ पे मानव आकृतियों को ज्यामिति या छड़ी जैसे दिखाया जाता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। अगर कोई भी मानव आकृति को दिखाया गया तो त्रिभुज वृत्ताकार बताया गया, ठीक है। या एक प्रकार से सीधे सीधे लंबी लाइन खींच दी गई कि ये मनुष्य है, इस प्रकार से। तो ये एक प्रकार का ज्यामितीय छड़ी जैसे ही इसको दर्शाया जाता है। हाल के समय में देखें, वर्तमान समय में, तो ये जो चित्रकलाएँ हैं वर्तमान समय में कई बार टी शर्ट पे भी देखने को मिलेगा, महिलाओं के साड़ियों के ऊपर भी ये चित्रकला आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये रही हमारी चर्चा विभिन्न भारतीय चित्रकलाओं के बारे में, लोक चित्रकलाओं के बारे में। देख लेते हैं एक बार कि हमने क्या क्या देख लिया, ठीक है, किस किस चीज़ के बारे में हमने चर्चा की। तो पट्टचित्र हमने देखा, पहले मधुबनी चित्रकला, ठीक है। उसके बाद हमने देखा पट्टचित्र के बाद हमने देखा पटुआ कला, ठीक है, पश्चिम बंगाल में है। इसके अलावा कालीघाट चित्रकारी पश्चिम बंगाल के अंतर्गत, पैटकार चित्रकारी झारखंड, कलमकारी चित्रकला आंध्र प्रदेश, वर्ली चित्रकारी जो गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पे है। इसके अलावा हमने
थांका चित्रकला के बारे में चर्चा की। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा मंजूषा चित्रकला, जो बिहार वाले क्षेत्र में, फड़ चित्रकला राजस्थान में, चिड़िया या लपेटने स्क्रॉल चित्रकलाएं तेलंगाना में, पिथौरा चित्रकला गुजरात मध्य प्रदेश के आदिवासी समूह, सौरा चित्रकला उड़ीसा के बारे में। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।